मेरठ में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जीत हासिल करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। कुछ समुदाय की बीजेपी से नाराजगी के चलते समीकरण बदल भी सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मेरठ के जातीय समीकरण के जंजाल में फंसेंगे भाजपा के राम? आइए डालते हैं एक नजर मेरठ के सियासी इतिहास और जातिगत समीकरण पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 में मेरठ के जातीय समीकरण के कई रंग हैं। यहां की सियासत अलग ही कहानी बयां कर रही है। मेरठ में जाति का समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहा, लेकिन हिंदुत्ववादी राजनीति के दम पर भाजपा ये सीट हर कीमत पर निकालना चाहती है। दरअसल बीजेपी ने यहां रामायण सीरियल के राम को उतारकर पूरे उत्तर प्रदेश को अयोध्या के राम की याद दिलाने की कोशिश की है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चुनाव में वोटर अयोध्या में विगत 22 फरवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी याद रखें, लेकिन मेरठ सीट पर जो समीकरण बन गए हैं उस लिहाज से पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि मेरठ के वोटर अयोध्या को जरूर याद रखें। अब तो यह साफ है, मेरठ में भाजपा के राम की जीत राम भरोसे पर ही टिकी है। बता दें कि मेरठ लोकसभा क्षेत्र की जनरल सीट पर समाजवादी पार्टी ने ओबीसी वर्ग से आने वाली सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अगड़ी समुदाय से आने वाले देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में तीनों ही खिलाड़ी बिल्कुल नए हैं, लेकिन भाजपा के राम मेरठ के जातीय समीकरण के जंजाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सपा बसपा का जातीय समीकरण बीजेपी की राह में चुनौती बन रहा है। इसी विशेष कहानी में आइए आपको बताते हैं विस्तार से आखिर कैसे सपा बसपा का दलित मुस्लिम गठजोड़ बीजेपी की मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले जानिए बीजेपी के राम का मेरठ से क्या है कनेक्शन। अरुण गोविल का जन्म मेरठ में ही हुआ था। कहा जाता है कि वह अपने जीवन के पहले 17 साल मेरठ में रहे। वर्ष 1966 में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ से 10वीं और 1968 में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सहारनपुर से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। फिर 1972 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री ली। अरुण गोविल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा की थी कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है और अपने गृह नगर मेरठ से चुनाव लड़ेंगे। अरुण गोविल एकदम साफ सुथरी छवि वाले बीजेपी उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही उनके पास कोई हथियार है। वह बरसोवा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। बता दें कि अरुण गोविंद रामानंद सागर की रामायण में श्री राम का रोल प्ले निभाकर फेमस हुए थे। बताया जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी में रामायण सीरियल में अभिनय करने वाली टीम अरुण गोविल के पक्ष में वोट मांगने के लिए मेरठ जरूर आएगी। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखालिया और लक्ष्मण बने सुनील लहरी भी मेरठ आकर प्रचार करेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी रामायण के किरदारों को चुनावी मैदान पर उतारकर अयोध्या के राम की याद दिलाने की कोशिश कर रही है। वहीं मेरठ की एक ऐसी सीट है जहां अखिलेश ने 2 बार अपना उम्मीदवार बदला। पहले उन्होंने भानु प्रताप को टिकट दिया और फिर उनका नाम काटकर अतुल प्रधान को टिकट दे दिया गया। अतुल प्रधान ने तो अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया गया और सपा ने 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन सुनीता वर्मा को मैदान पर उतार दिया। ओबीसी समुदाय से आने वाली सुनीता वर्मा की छवि समाज में साफ सुथरी मानी जाती है। अखिलेश ने मेरठ की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट देकर बाजी एकदम से पलट दी है। अरुण गोविल के सामने सुनीता सबसे बड़ी चुनौती है। सुनीता वर्मा का राजनीतिक सफर 1.5 दशक पहले जिला पंचायत सदस्य के तौर पर शुरू हुआ था। वर्ष 2017 में वह बसपा के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़ी थीं और बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया था। सुनीता वर्मा को 2,34,817 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की कांता करदम को 2,05,235 वोट मिले थे। हालांकि बाद में सुनीता ने सपा का दामन थाम लिया था। वर्ष 2007 में सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा भी बसपा के टिकट पर हस्तिनापुर सीट से विधायक रह चुके हैं।
वर्ष 2017 में सुनीता वर्मा को मुस्लिम दलित समीकरण के सहारे ही जीत मिली थी। अखिलेश यादव ने शायद इसी समीकरण के सहारे ही सुनीता वर्मा को टिकट दिया है, क्योंकि मेरठ में करीब 9 लाख वोटर से भी ज्यादा वोटर दलित मुस्लिम समुदाय से बताए जाते हैं। ये मेरठ की कुल जनसंख्या का करीब आधे भाग हैं। हालांकि बीजेपी ने भी मेरठ में जातीय समीकरण का ख्याल रखा है। मेरठ से वर्तमान में राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी सांसद हैं। उन्हीं की तरह अरुण गोविल भी अग्रवाल समुदाय से आते हैं। इसीलिए भाजपा ने अरुण गोविल को मेरठ के लिए चुना, क्योंकि उन्हें भगवान राम का प्रतिनिधि चरित्र और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माना जाता है। दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने त्यागी समुदाय से देवव्रत त्यागी को चुनाव मैदान में उतारा है। मेरठ में मायावती की नजर मुस्लिम दलित के साथ साथ राजपूत और त्यागी समुदायों पर भी है, क्योंकि मेरठ में ज्यादातर राजपूत त्यागी समुदाय जो है बीजेपी के प्रति अपना असंतोष जता रहा है। इसी कारण बसपा यहां मुस्लिम दलित के साथ साथ बीजेपी का विरोध करने वाले हिंदू वोटर्स को लुभाने की भी कोशिश में है। इससे पहले के 2 लोकसभा चुनावों में बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार राजपूत त्यागी वोट बैंक पर भी बसपा की विशेष नजर है। बता दें कि मेरठ से पिछले 3 लोकसभा चुनाव में लगातार बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल जीत हासिल करते आ रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने 2009 में करीब 50,000 और 2014 में 2,32,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि 2019 में भी वह जीते, लेकिन महज 5,000 वोटों के अंतर से। इससे पहले 2004 चुनाव में बीएसपी नेता मोहम्मद शाहिद ने मेरठ सीट पर करीब 70,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी आज तक कभी इस सीट पर चुनाव नहीं जीत सकी है। हालांकि 2009 और 2014 चुनाव में सपा उम्मीदवार शाहिद मंजूर ने एक अच्छी बढ़त हासिल की थी। सपा को करीब 20 से 25% वोट पड़े थे, लेकिन मेरठ में इस बार 2024 का चुनाव सबसे अलग है। राजपूत और त्यागी समुदाय के बीजेपी से नाराजगी के कारण कुछ भी समीकरण बदल सकते हैं। मुस्लिम दलित वोट बैंक पर सपा और बसपा दोनों की नजर है। खैर, तीनों ही दल सभी समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि मेरठ लोकसभा सीट इस बार किस पार्टी के खाते में जाएगी, ये तो 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार फिर बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाती है, या फिर विपक्षी दल यहां दांव मारने में सफल हो जाते हैं। क्या मेरठ के जातीय समीकरण के जंजाल में फंसेंगे भाजपा के राम? यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।